बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 197 मुलाहिज़ा फरमाएं। बरिंद्रा कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इंजन स्टार्ट था, हमारे बैठती उसने कार आगे बढ़ा दी। शहरी हदूद से निकलकर कार शुमाल की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ने लगी। इस तरफ पहाड़ों में ये हाईवे तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पुखार नामी शहर तक चली गई थी। बायद की सरहद पर वाक़े लमीन कस्बे से पुखारा तक ये सड़क सुधार हाईवे ही कहलाती थी। इस वक्त हम शुमाली सुधार्थ हाईवे पर सफर कर रहे थे। इस हाईवे पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक था। ये पूरा नेपाल पहाड़ों पर मुश्तमिल होने के बावजूद पूरी तरह आबाद था। हर चंद किलोमीटर के बाद कोई ना कोई बस्ती मौजूद थी। पहाड़ सब्जे से ढके हुए थे। जहाँ नशेबी इलाके थे वहाँ खेती बाड़ी होती थी। पहाड़ों में फलों के बागात थे। तराइयों में साल में 2 मरतबा धान की फसल होती थी। तमाम कस्बे, शहर और गांव पुख्ता सड़कों के जरिए एक दूसरे से मिले हुए थे। ये कहना गलत ना होगा कि मारिया की इस देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। हर बड़े और दरमियानी शहरों के दरमियान हवाई राब्ते भी थे। दोबन और लागर नामी कस्बों में रुके बगैर कार शुमाल की तरफ सफर करती रही। ये सड़क बदतरीन बुलंदी की तरफ चली गई थी। कहीं कहीं नशेब भी थे। भटवाल से रवानगी के चंद मिनट बाद ये अंधेरा फैल गया। पहाड़ियों में बल खाती हुई सड़क पर कार के हेडलैम्प्स बड़ा पुरअसरार तासर पेश कर रहे थे। 1 घंटे बाद हम तानसीन पहुंच गए। ये भी एक बड़ा कस्बा था। नारायण मंदिर की वजह से यहाँ भी सैकड़ों यात्रियों की आमदोरफ्त थी। अच्छा बारोनक कस्बा था। बरिंद्रा ने कार एक सराय के सामने रोक ली। बिमला को सराय में छोड़ दिया गया, कार भी वहीं छोड़ दी गई। हम तीनों पैदल ही एक तरफ चलने लगे। नारायण मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, बहुत बड़ा मंदिर था। इस वक्त अगरचे शाम के 7:30 बज रहे थे, लेकिन मंदिर में खासी रौनक थी। बाहर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बरिंद्रा ने हमें गेट के करीब रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। उसके साथ एक पंडित भी था। अजीब हुय्यत थी उस पंडित की। पेशानी कोई बालिश पर चौड़ी थी। गंजी खोपड़ी के पिछली तरफ बालों की चादर थी। दाढ़ी साफ थी लेकिन मूंछें खासी बड़ी। कानों में सोने के बाले और नाक भी दोनों नथनों के बीच में सोने की बाली थी। नाक में ऐसी बालियां मैंने राजस्थान में औरतों को पहने हुए देखा था। पंडित ने गिरवे रंग की धोती पहन रखी थी। पेट मटके की तरह आगे को निकला हुआ था और गले में रंग बिरंगी कई मालाएं थी। वो जब सांस लेता तो यूं लगता जैसे सांप फुंकार रहा हो। हम उसे मंदिर के गेट से हटाकर दूर एक तारीख गोशे में ले गए। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो पंडित रघुनाथ, बरिंद्रा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। फिल वक्त तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर तुमने हमारी बातों का ठीक ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सागर माता की पुलिस अभी तुम्हें भूली नहीं है। हुक्म करो महाराज, हम तो तुम्हारे दास हैं। पंडित रघुनाथ दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। उसका चेहरा कुछ और तारीख हो गया। यहाँ इंडिया से कुछ लोग आए हैं, बरिंद्रा ने कहा। एक अधेड़ उम्र आदमी और एक बीमार औरत। उसने देशमुख का हुलिया बताया। 2 आदमी मुकामी है, बदमाश, उचक्के। वो लोग मंदिर में आए हुए हैं। कहाँ हैं वो लोग? गेट की तरफ से बहुत कम रोशनी इस तरफ आ रही थी। मेरी नजरें पंडित रघुनाथ के चेहरे पर मरकूज थी। बरिंद्रा की बात सुनकर उसका चेहरा एक लम्हे को मुतगय्यर हो गया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो लोग आए थे सरकार, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। वो मंदिर में पंडित भोज के पास आए थे। उनके साथ रवि के 2 आदमी थे, पर वो 1 घंटा यहाँ ठहर कर चले गए। कब आए थे और कहाँ गए? बरिंद्रा ने पूछा। 5 बजे के करीब काठमंडू यानी खटमंडू चले गए, पंडित ने जवाब दिया। सोच लो पंडित, बरिंद्रा ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई और वो लोग मंदिर ही में या तानसीन शहर में मौजूद हुए तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या असर करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ सरकार, पंडित ने एक बार फिर हाथ जोड़े। मैं आपके सामने कोड यानी झूठ नहीं मारूंगा। वो लोग काठमंडू चले गए, रवि के पास मिलेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं, लेकिन तुम 1 घंटे तक मंदिर के अंदर नहीं आओगे, बरिंद्रा ने कहा। ठीक है सरकार, मैं यहीं धरना जमा लेता हूँ। पंडित वहीं जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। हम मंदिर में आ गए। कई और वासों और दासियों से भी पूछा गया, कोई भी कुछ नहीं बता सका। सिर्फ एक दासी से ये पता चला कि दोपहर के बाद एक औरत और 3 आदमी पंडित भोज के पास आए थे। औरत बीमार थी। उस दासी ने उन्हें पंडित भोज के स्थान में तो जाते हुए देखा था, लेकिन वो बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए थे। हम तकरीबन 1 घंटे तक मंदिर में मालूमात हासिल करते रहे, फिर बाहर आ गए। वो लोग निकल गए। बरिंद्रा ने मंदिर से बाहर आते हुए कहा, अब काठमंडू ही में उनका कुछ पता चलेगा। हम लोग खाना खाने के लिए बाजार के एक रेस्टोरेंट में रुक गए। उन दोनों ने तय कर लिया था कि रात तानसीन ही में गुजार कर सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हुआ जाए। खाना खाने के बाद मैंने बिमला के लिए खाना पैक करवा लिया। बरिंद्रा और आजम खान मुझे सराय के सामने छोड़कर चले गए। उन्होंने रात कहीं और गुजारने का फैसला कर लिया था। बिमला थकी हुई थी और शायद वो सो गई। कई मरतबा खटखटाने के बाद दरवाजा खुला। उसने मुंह हाथ धोया तो मैंने उसके सामने मेज पर खाना रख दिया। ये कमरा अगरचे कुशादा था, लेकिन बेड एक ही था और गनीमत था कि इसके साथ बाथरूम भी था। लकड़ी का दरवाजा 2 फट का पुराने तर्ज का था, जिस पर दरमियान और ऊपर जंजीर वाली कुंडियां लगी हुई थी। ये सराय शायद बहुत कदीम थी और इसमें कोई जदीद तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं की गई थी। एक वसी और इजी अहाता था जिसके चारों तरफ कितारों में कमरे बने हुए थे। इन कमरों के सामने तवील बरामदे थे। उसमें मैदान था जिसमें घास लगा दी गई थी और दरमियान में एक मुख्तसर सा हौज बनाकर फुवारा भी लगा दिया गया था, जिसके आसपास 3-4 लकड़ी के खंभों पर बल्ब भी रोशन थी। और इस वक्त कुछ लोग टोलियों की सूरत में घास पर बैठे हुए थे। कई दिन के इस तवील सफर ने मुझे भी बुरी तरह थका दिया था। लगता था जैसे ये हमारा सफर कभी खत्म नहीं होगा।
मैंने दरवाजा बंद करके कुंडे में लोहे की मुड़ी हुई वो सलाख फंसा दी जो पहले ही से कुंडे की जंजीर में अटकी हुई थी। इस मुड़ी हुई सलाख से गोया ताले का काम लिया जा रहा था। खाने की थोड़ी देर बाद बिमला बिस्तर पर लेट गई। मैं कुर्सी पर बैठा सूरत-ए-हाल का तजिया करता रहा। पिछले 4-5 दिनों में हमने सैकड़ों मील का सफर तय किया था, लेकिन हम अब भी बेनीलो मराम ही थे, अपनी मंजिल से बहुत दूर। बाहर लोगों के चलने फिरने और बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने बिमला की तरफ देखा, वो सो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर बेपनाह मासूमियत बिखरी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था कि बिला वजह जो खो में पड़ी हुई है। अगर अपने घर पर होती तो इस वक्त आरामदेह बिस्तर पर सुकून की मीठी नींद सो रही होती। सो तो वो इस वक्त भी रही थी, लेकिन वो नींद में भी बेचैन थी। मैंने बाथरूम की बत्ती बुझाकर दरवाजा चंद इंच के करीब खुला छोड़ दिया और कमरे की बत्ती बुझाकर बिमला के पहलू में बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद मुझे भी होश नहीं रहा। सुबह 5 बजे के करीब दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। वो आजम खान था। हम खाना खाने वाले कमरे में आ गए। आजम खान ने कहा, तुम लोग तैयार होकर वहीं आ जाओ, हम 6 बजे रवाना हो जाएंगे। आजम वापस चला गया। उन दोनों ने रात पता नहीं कहाँ गुजारी थी। मैंने दरवाजा बंद करके बिमला को जगा दिया और आधे घंटे से भी कम वक्त में तैयार होकर हम सराय के दफ्तर से मुल्हिक खाने के कमरे में पहुंच गए। यहाँ बरिंद्रा और आजम के अलावा 2 आदमी और बैठे हुए थे। इस कमरे से मुल्हिक किचन था। बरिंद्रा उठकर किचन में चला गया और थोड़ी देर बाद वो मुलाजिम के साथ नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ते के बाद 6:15 बजे के करीब हम तानसीन रवाना हो गए। इस वक्त सूरज नहीं निकला था। फजा में धुंध फैली हुई थी। अगर हम सुधारित हाईवे पर सफर करते हुए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पोखरा की तरफ जाते तो वहां से मशरक की तरफ पृथ्वी हाईवे का रुख करते हुए इस तरह काठमांडू पहुंचने के लिए हमें मजीद 250 मील का फासला तय करना पड़ता। लेकिन तानसीन से निकलकर चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बरिंद्रा ने कार मशरक की तरफ एक ज़ैली सड़क पर मोड़ दी। पहाड़ी में बल खाती हुई ये सड़क कहीं पुख्ता थी और कहीं कच्ची थी। हम दरियाए कालीगंज की साथ साथ इस सड़क पर सफर करते हुए दोपहर से जरा पहले महिंद्रा हाईवे पर निकल आए। चंद किलोमीटर आगे नारायणगढ़ शहर था, लेकिन वहां हम नहीं रुके। इसे चंद किलोमीटर आगे भरतपुर शहर था, जहां एयरपोर्ट भी था। हम भरतपुर में सिर्फ 1 घंटे रुके थे। खाना खाने के अलावा गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया गया और फिर उस सड़क पर तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला तय करके हम तरीभून हाईवे पर आ गए। यहाँ से काठमांडू सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर रह गया। हमने तरीभून हाईवे पर शुमाल की तरफ सफर जारी रखा और बिलाखिर दोपहर 5 बजे के करीब थानकोट पहुंच गए। थानकोट काठमांडू से 15 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत आबादी थी। बरिंद्रा ने कार आबादी से हटकर दरख्तों के झुंड में एक खूबसूरत बंगले के सामने रोक ली। हारन बजाते ही बंगले का गेट खुल गया और बरिंद्रा कार को अंदर लेता चला गया। बरामदे के सामने पहले भी नीले रंग की एक छोटी सी कार खड़ी थी। बरिंद्रा ने अपनी कार उसके पीछे रोक ली और इंजन बंद कर दिया। उस वक्त बरामदे वाले दरवाजे से एक खूबसूरत औरत को बरामद होते देखकर मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसकी उम्र 25-26 साल के लगभग होगी। उसने नेपाली लिबास पहन रखा था। बरिंद्रा से वो बड़ी गर्मजोशी से मिली थी। हमारा इस्तकबाल भी उसने बड़ी गर्मजोशी से किया। वो मैगना थी, बरिंद्रा की दोस्त, जो एक अधेड़ उम्र मुलाजिम के साथ यहाँ रहती थी। रस्मी तारुफ के बाद मैगना ने फौरन ही हमारी खातिर मदारत शुरू कर दी। उसने मुलाजिम को 12 बजे भेजकर केक, पेस्ट्री और फल वगैरह मंगवा लिए और चाय के साथ ये सारे लवाजमात हमारे सामने पेश कर दिए। चाय के दौरान और उसके बाद भी बरिंद्रा ज्यादातर मैगना ही से बातें करता रहा और फिर तकरीबन 7 बजे के करीब वो आजम खान को इशारा करता हुआ उठ गया। हम काठमांडू शहर जा रहे हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है रात को देर से आए या सुबह से पहले लौट ना सके। तुम लोग यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम काठमांडू में देशमुख और रवि के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लेंगे, घबराओ नहीं। 1-2 दिन बाद सुबह तुम लोगों के साथ होगी। बरिंद्रा ने मैगना को भी हमारा ख्याल रखने को कहा और आजम के साथ बाहर चला गया। जब हम तंगपुर से सरहद पार करने के लिए रवाना हुए थे तो हमारी बाग दौड़ आजम के हाथ में थी, लेकिन सरहद पार करके जुड़िया पानी से ये बाग दौड़ बरिंद्रा ने संभाली थी और अब हम उसी की डिस्पोजल पर थे। उनके जाने के बाद मैगना रात के खाने की तैयारी में लग गई। कभी वो खुद मसरूफ हो जाती, कभी मुलाजिम को हदायत देने लगती और कभी हमारे पास बैठकर बातें करने लगती। बिलाखिर उसने एक कमरा हमें दे दिया कि हम नहा धोकर थकन उतार लें और ताज़ा दम हो जाएं। रात के खाने पर भी मैगना खूब चहकती रही। वो वाकई बहुत खुश इखलाक और मुखलस औरत थी। उसे ये फिक्र खाए जा रही थी कि हमारी खिदमत खातर में कोई कमी न रह जाए। मैगना से खासी बेतकल्फी हो गई थी। खाने के बाद हम बड़े कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। आजम खान ने हमें बरिंद्रा के बारे में अभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन मेरा अंदाजा था कि उसका ताल्लुक नेपाल की खुफिया पुलिस से है और अब मैगना की बातों से उसकी तस्दीक हो गई थी। वो खुफिया पुलिस में लेडी इंस्पेक्टर थी। मैगना की अपनी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। जात पात हिंदू धर्म में एक संगीन मसला है। ऊंची जात के हिंदू नीची जात के हिंदुओं को अपने करीब नहीं फटकने देते और मलीज करदाना जाता है। धर्म पर ब्राह्मण काबिज हैं। नीच जात का कोई हिंदू पंडित नहीं बन सकता, लेकिन मंदिरों में देवताओं और पंडितों पुजारियों की सेवा के लिए नीच जात की लड़कियों ही को गोपी, दासी या जोगन बनाया जाता है। इस मकसद के लिए खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब किया जाता है और ये खूबसूरत गोपियां और दासियां मंदिरों में किसी देवी या देवता के नहीं बल्कि ब्राह्मण पंडितों और पुजारियों के काम आती हैं। वही इनसे सेवा कराते हैं और वही इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बाद लड़कियों को 10-11 साल की उम्र में ही मंदिर के हवाले कर दिया जाता है।
किसी देवी या देवता से इनकी शादी कर दी जाती है और उस शादी के बाद वो किसी मर्द से शादी नहीं कर सकती। तब मंदिर के पंडित और पुजारी आजादी से उसे इस्तेमाल करते हैं और जब वो इनके लिए बेकार हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, तो इसे मंदिर से निकाल दिया जाता है। वो सड़कों पर भीख मांग कर और जिस्म बेचकर अपना पेट पालती हैं। बड़े बड़े दौलतमंद लोग भी मंदिरों की इन खूबसूरत गोपियों और दासियों से अपनी हवस की आग बुझाते हैं। वो पंडितों की मुट्ठी गर्म करके इन दासियों को अपने इशरत कदों में ले जाते हैं और जी भर जाने के बाद इन्हें वापस मंदिर में पहुंचा देते हैं, ताकि इन जैसा कोई दूसरा अय्याश आदमी उनके हुस्नो शबाब से अपनी हवस की आग बुझा सके। मैकना भी 14 साल की उम्र में काठमांडू के नारा देवी मंदिर में आई थी। वो 3 साल तक मंदिर के पंडितों और पुजारियों की सेवा करती रही। इसने शहर के कई दौलतमंदों की हवस की आग भी बुझाई और फिर एक दिन इंस्पेक्टर बरिंद्रा की नजरों में आ गई। इंस्पेक्टर बरिंद्रा मंदिर के पुरोहित को एक माकूल रकम देकर इसे ले आया। बरिंद्रा अगरचे शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी ने कोई एतराज नहीं किया था। कोई मर्द किसी गोपी, जोगन या दासी को मंदिर से लेकर आता है तो बीवी नाराज होने की बजाय खुश होती है। बरिंद्रा की बीवी ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया था। बरिंद्रा ने मैकना को कुछ अरसे अपने घर पर रखा और फिर थान कोर्ट के इस बंगले में ले आया। वो इससे बाकायदा शादी नहीं कर सकता था, लेकिन मैकना कई साल से इसके पास रह रही थी और बरिंद्रा इसके तमाम इखराजात पूरे करता था। वो कभी अपनी बीवी के पास रहता, कभी यहाँ मैकना के पास। मैकना ने भी वफाशुआरी की हद कर दी। इसने दूसरे मर्द की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा था। इसने शायद एक ही खूंटे से बंधे रहने में आफियत समझी थी। 11 बज गए। बिमला सोफे पर बैठे बैठे ऊँग रही थी। दिन भर के सफर ने मुझे भी बुरी तरह थका दिया था और मुझे भी नींद के झोंके आ रहे थे। और बिलाकर मैकना को हमारी हालत पर रहम आ गया और हम कमरे में आ गए। बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। वो रात का पिछला पहर था। नुस्वानी चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने बिमला की तरफ देखा। वो मेरे पैरों में गहरी नींद सो रही थी। उसके बाद कोई आवाज सुनाई नहीं थी। मैं उस नुस्वानी चीख को अपना वहम समझकर फिर सोने की कोशिश करने लगा। आंखें बंद की ही थी कि नुस्वानी चीख की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। ये मेरा वहम नहीं था। चीख की आवाज इसी बंगले के किसी कमरे से आई थी। चीख की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसके साथ ही फायर की आवाज भी गूंज उठी। मैं एक झटके से उठ गया। बिमला भी जाग गई और वो हैरान परेशान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। मैंने बिमला को वहीं रुकने का इशारा किया और बेड से छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। मेरे दिमाग पर अभी तक नींद का खुमार था और तेज सनसनाहट हो रही थी। मैं जैसे ही राहदारी में पहुंचा, सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके हाथ में तेगा था जिसे उसने सर से ऊपर उठा रखा था और वो वहशियाना अंदाज में दौड़ता हुआ हमला करने के लिए मेरी तरफ लपक रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं अपनी जगह पर बेसुध हरकत खड़ा हमलावर की तरफ देखता रह गया। वो देशमुख था जो तेगा सर से बुलंद किए मुझ पर हमला आवर हो रहा था और मुझे यूं लग रहा था कि मेरा जिस्म पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया हो। मौत मेरी तरफ लपक रही थी और मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। देशमुख का तेगा बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था और उसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर लावा खोलने लगा हो। ये खोलता हुआ लावा मेरे पेट से सीने की तरफ बढ़ रहा था और फिर जैसे आतिश फशां फट पड़ा। मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और मेरा बायां हाथ बेइख्तियार ऊपर उठ गया। देशमुख का तेगे वाला हाथ बड़क रफ्तारी से नीचे आ रहा था, मगर मेरा उठा हुआ हाथ रुकावट बन गया। देशमुख की तेगे वाली कलाई मेरी गिरफ्त में थी। उसे शायद इसकी तवक्को नहीं थी कि मैं वार रोक लूंगा। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी, मगर आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करते हुए घुराया। तुम्हारा सबब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम बीच में टांग ना अड़ाते तो शोभा के साथ इसकी प्रॉपर्टी पर भी मेरा कब्जा हो चुका होता, मगर ये तुम्हारी भूल है देशमुख। मैंने जवाब दिया। माथे पर सियासत का लेबल लगा लेने से आदमी भगवान नहीं बन जाता। तुम भूल गए थे कि मजलूमों के साथ भी कोई ऐसी गैबी ताकत जरूर होती है जो उनकी मदद करती है। भगवान ने शुभा की मदद के लिए मुझे भेज दिया। तुम शुभा को लेकर भागे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। शुभा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो एक बार फिर घुराया। मैं तुम्हें तानसीन ही में खत्म कर देता, मगर रवि की जिद थी कि तुम्हें काठमांडू तक आने दिया जाए। जब तक तुम लोग तानसीन के नारायण मंदिर में पंडित रघुनाथ से पूछ रहे थे तो हम उस वक्त मंदिर के तहखाने में मौजूद थे, मगर रघुनाथ ने बड़ी खूबसूरती से तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया। मैं उसी रात सराय में घुसकर तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, मगर रवि ने मुझे रोक दिया। वो छोटी सी जगह है, हम नजरों में आ जाते। पहले तुम मेरे पीछे लगे हुए थे, लेकिन तानसीन से हमने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारे वो दोनों गुरु काठमांडू में मसरूफ है। यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देशमुख ने झटका देकर तेगे वाला हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। मैंने उसके बाजू की बगल में जोरदार घुंसा रसीद कर दिया। वो अपनी जगह पर उछला। मैंने दूसरा हाथ भी उसके बाजू पर जमा दिया और जोरदार झटका देते हुए नीचे बैठता चला गया। देशमुख मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुष्ट के बल फर्श पर गिरा, मगर उसने बड़ी फुर्ती से लोट लगाते हुए उठने में देर नहीं लगाई। तेगा भी उसके हाथ में था। उसने एक बार फिर हमला किया। इस मरतबा मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। वो अपनी जोंग में आगे निकला तो मैंने पीछे से एक जोरदार ठोकर जमा दी। वो लड़खड़ाते हुए दीवार से टकराया, मगर बड़ी फुर्ती से पलटकर हमला आवर हुआ।
मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और पूरी कुव्वत से उसे मोड़ते हुए खुद भी घूम गया। इस तरह वो मेरी पुश्त पर आ गया और उसका वो बाजू मेरे कंधे के ऊपर से आगे निकला हुआ था। मैंने 2-3 झटके दिए तो तेगा उसके हाथ से छूटकर मेरे सामने गिर गया। मैं एक बार फिर उसके बाजू को झटका देते हुए नीचे झुका। वो मेरे ऊपर से कलाबाजी खाते हुए पुश्त के बल गिरा। इस मर्तबा मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। दूसरी राजधानी के कमरे से मैगना की गुटी गुटी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फायर की वो आवाज भी पहले उसी तरफ से आई थी। मैं मैगना की मदद को पहुंचना चाहता था मगर देशमुख मुझसे लिपट गया था। इसने मुझे गिरफ्त में ले लिया था। दोनों हाथ मेरे सीने पर लिपटे हुए थे और वो दबाव बढ़ा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मेरी पसलियों पर दबाव बढ़ाने के साथ मेरे कंधे पर दांत काट दिए। मैं उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मेरी पसलियों पर दबाव बढ़ाने के साथ मेरे कंधे पर दांत काट दिए। वो वाकई ही भेड़िया था। उसके दांत कंधे पर मेरे गोश्त में गड़े जा रहे थे। तकलीफ की शिद्दत से मैं बिलबिला उठा और उसी लम्हे मैगना चीखते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। मैगना शबे ख्वाबी के लिबास में थी जो फट चुका था। उसके पेट और सीने से खून बह रहा था और वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उसने हाल में कुर्सी का सहारा लेकर संभलने की कोशिश की तो उसी वक्त उसके कमरे से एक लंबा तिरंगा आदमी बरामद हुआ। उसके बाएं बाजू से खून बह रहा था और दाएं हाथ में खंजर था जिससे खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर दरिंदों से भी ज्यादा दरिंदगी थी। वो मैगना पर हमलावर हुआ था। मैगना ने चीखते हुए बचने की कोशिश की मगर खंजर बाएं शोल्डर ब्लेड के करीब उसकी पुश्त में महफूज हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने सर को एक जोरदार झटका दिया और अपनी तकलीफ भूलकर पूरी कुव्वत से आगे झुकता चला गया। देशमुख मुझे सीधा रखने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब ना हुआ। मैं नीचे झुकता रहा। वो मेरे ऊपर से उलटकर मेरे सामने गिरा। मैं बड़ी तेजी से उठा। मेरे बाएं कंधे में शदीद तकलीफ थी। देशमुख ने शायद मेरी बोटी ही नोच ली थी मगर मैं तकलीफ की परवाह किए बगैर उस शख्स की तरफ लपका जो मैगना पर खंजर से एक और वार करने जा रहा था। मैगना पुश्त के बल कालीन पर पड़ी चीख रही थी। मैं अपनी जगह सूझला। मेरी फलाइंग की कुछ शख्स के कंधे पर सामने की तरफ लगी। वो कराते हुए पीछे सोफे पर गिरा और सोफे समेत उलट गया। मैंने संभल कर उस पर छलांग लगाने की कोशिश की मगर देशमुख ने पीछे से मेरी टांग पकड़ ली। मैं मुंह के बल मैगना के करीब गिरा। उसी लम्हे कमरा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठा। मैंने गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखा। बिमला पिस्तौल पकड़े आगे को दौड़ रही थी। उसने गोली तो देशमुख पर चलाई थी मगर वो बच गया और गोली एक सोफे में महफूज हो गई थी। देशमुख ने पिस्तौल की परवाह किए बगैर हैरतअंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बिमला पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेते हुए कालीन पर गिरा। पिस्तौल बिमला के हाथ से निकल चुका था। वो बुरी तरह चीखी थी। देशमुख उसे रगीते हुए राजदारी तक ले गया और फिर वो तेगा उसके हाथ में आ गया जिससे पहले उसने मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी जगह सूझ रहा। उसी लम्हे बिमला की खौफनाक चीख गूंजी। देशमुख का तेगा उसके सीने में महफूज हो चुका था। देशमुख ने दूसरा वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया लेकिन मैंने उसे हाथ नीचे लाने का मौका नहीं दिया। मैं देशमुख का हाथ पूरी कुव्वत से मरोड़ दिया। तेगा उसके हाथ से छूट गया। मैंने बड़ी फुर्ती से तेगे पर कब्जा कर लिया। इस वक्त मुझ पर जुनून तारी था। मैंने उस पर वार करने के लिए तेगे वाला हाथ ऊपर उठाया लेकिन इससे पहले कि अपने इरादे पर अमल करता मेरे सर पर धमाका सा हुआ। आंखों के सामने तारे नाच उठे। मैंने संभलने की कोशिश की मगर मेरा देहन तारीकी में डूबता चला गया। होश मुझे टेकू हॉस्पिटल में आया। ये हॉस्पिटल शहर के जुनूबी इलाके त्रिपोर सवार में वाक़ था। इससे आगे शहर के गुंजान आबादी वाला इलाका शुरू हो जाता था। हॉस्पिटल के साथ ही वजारत हेल्थ के दफातर भी थे। बाज़ दीगर वजारतों के दफातर भी इसी इलाके में थे। दरियाए बागमती के किनारे पर आबाद ये शहर का सबसे ज्यादा रिहायशी इलाका भी समझा जाता था। इस तरफ शहर के दौलतमंदों की रिहाइश थी। बड़े बड़े बंगले थे, कुशादा सड़कें थी और जिंदगी की हर वो सहूलत मौजूद थी जिसकी ऐसे पोश इलाकों में तवक्को की जा सकती है। होश में आने के बाद भी मेरी आंखों के सामने देर तक धुंध सी छाई रही। कानों में सनसनाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं आंखें खोले बेइसु हरकत पड़ा रहा। चंद मिनट बाद धुंध कम होने लगी और मेरे हवास बहाल होने लगे। मैं इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि ये कौन सी जगह हो सकती है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा था। मैंने अपने इतराव में देखने के लिए सर को हरकत दी तो दिमाग में धमाके होने लगे। दर्द की ठेसें मेरे सर के पिछले हिस्से में फैलती चली गई। मेरे मुंह से बेख्तियार करा खारिज हो गई और करा की आवाज सुनकर इस सफेद बराक यूनिफॉर्म में मलबूस वो लड़की कुर्सी से उठकर मेरे करीब आ गई। उसे देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ। सफेद ड्रेस वाली वो लड़की नर्स थी और मैं हॉस्पिटल में था। मुझे क्या हुआ है? कौन लाया मुझे यहाँ? मैंने नर्स की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे बोलने में भी तकलीफ थी और दिमाग में एक बार फिर धमाके होने लगे थे। मेरा एक हाथ बेइख्तियार सर पर पहुंच गया और इस वक्त पता चला कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तुम हॉस्पिटल में हो, नर्स ने कहा। 6 घंटों बाद होश में आए हो, आराम से लेटे रहो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नर्स तेजी से बाहर निकल गई। मैं दीदे घुमाते हुए इधर उधर देख रहा था। मेरे सामने वाली दीवार बिल्कुल सपाट थी। दाईं तरफ दरवाजा था और बाईं तरफ एक कुशादा खिड़की थी। इसके सामने नीले रंग का पर्दा फैला हुआ था। पर्दे पर बाहर से रोशनी पड़ते देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि बाहर धूप फैली हुई थी। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो एक बार फिर करा उठा। इस मर्तबा मेरे बाएं कंधे पर भी दर्द की शदीद लहरें उठी थी। मैंने आहिस्ते से गर्दन घुमाकर देखा, बाएं कंधे पर भी पट्टी बंधी हुई थी।
पूरे कंधे और उसके साथ गर्दन में ऊपर तक शदीद खिंचाव महसूस हो रहा था। मैंने उठना चाहा तो दिमाग में एक बार फिर धमाके होने लगे। मैंने उठने का इरादा तर्क कर दिया और बेइसो हरकत होकर आंखें बंद कर ली। फिर दिमाग में सनसनाहट फैलती चली गई और बदतरी मैं पुरसुकून होता चला गया। और फिर मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि मेरे जिस्म पर पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं, मैं जख्मी कैसे हुआ था और मुझे हॉस्पिटल कौन लाया था। ये सब कुछ सोचते हुए अचानक मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं शुभा को देशमुख के शिकंजे से छुड़ाने के लिए उसका पीछा करते हुए नेपाल पहुंचा था। मेरे साथ बिमला भी थी और आजम खान नाम का भारतीय खुफिया पुलिस का एक ऑफिसर इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहा था। मुझे याद आ गया कि एक मौके पर मैंने आजम खान की जान बचाई थी और इस एहसान का बदला उतारने के लिए उसने हमारी मदद का वादा किया था। वही हमें सरहद पार करवा कर नेपाल लाया था। नेपाल के एक सरहदी कस्बे में बरिंद्रा नाम के एक और आदमी से मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो भी नेपाल खुफिया पुलिस का ऑफिसर है। हम काठमांडू से चंद मील दूर थानकोट में थे। बरिंद्रा में अपनी दोस्त मैगना के बंगले पर छोड़कर आजम खान के साथ काठमांडू चला गया था और फिर उस रात एक नुसवानी चीख और फायर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली थी। उसके बाद जैसे जैसे मुझे याद आता रहा मेरी हालत गैर होती गई। उस लंबे तिरंगे शख्स ने खंजर के वार करके मैगना को बुरी तरह घायल किया था। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा तो देशमुख ने बिमला पर तेगे से हमला कर दिया था। मैंने उसे तेगा छीन लिया और वही तेगा उसके सीने में पेवुस्त करना चाहता था कि मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और होश आया तो मैं यहाँ इस हाल में पड़ा था। मेरे दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। मैगना और बिमला का ख्याल आते ही मैं तड़प उठा। वो दोनों कहाँ है, किस साल में है? मैं अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर उठ गया और बेड से उतरना चाहता था कि दरवाजा खुला और 3 अफराद अंदर दाखिल हुए।